नमस्कार, आप देख रहे हैं महरो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में बात होगी कांग्रेस के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे अब कांग्रेस देश भर में भुनाने की तैयारी में है। बात करेंगे यूक्रेन की, जहां फंसे राजस्थान के छात्रों को भारत लाने की कोशिश तेज हो गई है। और बात उस मासूम की जिसे बोरवेल से निकालने की कोशिशें जारी हैं। खड़े हो जा बेटा, निकाल ले तुरंत। और वो काफी दूर है, कुछ पकड़ नहीं पा रहा है। इन बच्चा डाउन सिंड्रोम है। तो विस्तार से खबरों की बात करते हैं। बोरवेल में गिरे मासूम की खबर से गुड्डू को बचाना है हमारी कवरेज से। सीकर में करीब 24 घंटे से मासूम की जिंदगी बचाने की जंग जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। देखिए, बोरवेल से सटाकर यानी बगल में गड्ढा जितना खोदा जाना चाहिए था खोद लिया गया है। अब वहां से बच्चे तक, मासूम तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई जा रही है। पाइप लेकर उस गड्ढे में उतरकर सुरंग बनाई जाएगी और फिर उसके जरिए इस बच्चे को बाहर लाया जाएगा। सुरंग बनाने का काम शुरू हो चुका है। करीब 4 फीट सुरंग का काम पूरा हुआ है। सुरंग के रास्ते से इस मासूम को निकाला जाएगा। मासूम सकुशल है। जब कैमरा अंदर डाला गया, मूवमेंट देखी गई, वो वहां पर डरे नहीं। इसके लिए मोबाइल पहुंचाकर उसे गाने भी सुनाए गए। एक दो चीजें ऐसी भी रही जिस पर बच्चे ने भी रेस्पॉन्ड किया। बच्चे के मूवमेंट्स कैमरे में कैद हुए, यानी बच्चा सुरक्षित है और इंतजार कर रहा है रेस्क्यू टीम के पहुंचने का ताकि उसे निकाला जा सके। देखिए, कोशिश तो यह भी हुई थी कि एक सिस्टम नीचे डेवलप किया गया था कि अगर वो उसमें बैठ जाता या उसे पकड़ लेता तो उसे निकाला जा सकता था। लेकिन चूंकि उसकी उम्र 4 साल की है, वो ये समझ नहीं पाया कि बाहर से जो आवाजें आ रही हैं उसे करने के लिए, जो कुछ भी करने के लिए कह रही हैं, आखिर उसका मकसद क्या है, आखिर उसके मायने क्या है, आखिर उसका मीनिंग क्या है। और ऐसे में बच्चा वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाया, मासूम है, और इसलिए सुरंग बनाने का काम तेजी से चल रहा है ताकि उस तक पहुंचा जा सके और उसे निकाला जा सके। देखिए, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गुड्डू के लिए अपनी प्रार्थनाएं, अपनी दुआएं जारी रखिए। फिलहाल जिंदगी की जंग गुड्डू लड़ रहा है और न्यूज़ 18 पर आप इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स लगातार देख रहे हैं। और चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी संदीप हुडा के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या ताजा सूरत हाल? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, मैं बताना चाहता हूं कि जो 55 फीट के जो गड्ढे की खुदाई का काम था वो पूरा हो चुका है और उसके बाद जो सुरंग बनाने का काम है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि अब जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से नजदीक है और कभी भी किसी भी क्षण जो है वो उसको निकाला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि पहले के जो नजारे थे उसमें जो दूसरी तरफ से ट्रेप करने की कोशिश की जा रही थी, वो कोशिश अब बिल्कुल कम हो चुकी है। सिर्फ बच्चे का मूवमेंट चेक किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस का जो पूरा अमला है वो लगा हुआ है और खुदाई का काम पूरा हो चुका है। जो रिंग नीचे डाली जानी थी वो लगभग पहुंचाई जा चुकी है। तो अब ये माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी सबसे जो सुखद पहलू अब तक स्वप्निल जो है वो ये है कि बच्चा सकुशल है और कैमरे से जो मूवमेंट आ रहे हैं उनमें वो पूरी तरह से जो है वो सकुशल नजर आ रहा है। तो अब ये माना जा सकता है कि बहुत ही नजदीक जो एनडीआरएफ की टीम है, जो सिविल डिफेंस की टीम है, जो जवान है वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इसी में जो खुदाई का काम पहले चल रहा था वो बंद कर दिया गया है और नीचे जो टनल बन रही है उससे मिट्टी इस गड्ढे में भरी जा रही है और कभी भी किसी भी वक्त ये माना जा सकता है कि वहां तक पहुंच सके। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो उसमें बताया जा रहा था कि तकरीबन 1 से 1.5 फीट की जो दूरी है वो अभी बाकी रही है, तो वो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी दूरी नहीं है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि किसी भी वक्त जो मासूम है उसको निकाला जा सकता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जिस तरह से लोग
जमा है, जिस तरह से आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं और हर कोई जो है इंतजार कर रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं और हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि जो गुड्डू है उसको सही सलामत बाहर निकाला जा सके और उसे अपने परिजनों को सुपुर्द किया जा सके। मेडिकल टीमें मुस्तैद हैं, एम्बुलेंस तैयार है कि जैसे ही निकालने के बाद तुरंत प्रभाव से जो है उसे ट्रीटमेंट दिया जा सके और उसके जो जांच की जा सके, उसे अगर अस्पताल भेजने की जरूरत हो तो वहां पर भिजवाया जा सके। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो चारों तरफ से मुस्तैद हैं और भी प्रशासन जो है अगर कुछ वक्त लगता है या देरी भी होती है तो इसको लेकर भी अगर कोई और व्यवस्थाएं करनी है तो वो भी पूरी की जा रही हैं। कलेक्टर हैं, एसपी हैं, एडीएम हैं, सारे जिले के जो भी तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और पूरी नजर इस पर गड़ाए हुए हैं कि कभी भी किसी भी वक्त जो है वो मासूम को निकाला जाए तो वो पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, लगभग अब आप नजदीक हैं, क्या कुछ उम्मीद? देखिए, लास्ट स्टेज है और इस स्टेज में जो है ऑपरेशन बहुत ही डेलिकेट हो जाता है। एक एक इंच का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। जो आदमी गया है उसकी खुद की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को हम लोग लगातार कैमरे पे देख रहे हैं, उसकी अभी कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है उसको। लेकिन जो लड़का गया है उसको अब जो खुदाई कर रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि मिट्टी कहीं एकदम से भरभरा के गिर नहीं जाए, लूज मिट्टी नहीं हो, नहीं तो वो भी ट्रैप हो जाएगा वहाँ पे। तो वो जा रहा है, थोड़ा सा खोदते हैं, मिट्टी निकाल के ऊपर डालते हैं, फिर उसके बाद एक ड्रम काट रखे हमने आधे आधे, उसको वहाँ फिट करते हैं ताकि वो पैक हो जाए और वहाँ से मिट्टी अंदर नहीं है। तो इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करने में थोड़ा समय तो लगता ही है, उतना ही समय अब लग रहा है। अब हम मान के चल रहे हैं कि फाइनल स्टेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर, आप भी बार बार जाके चेक कर रहे हैं, जो मासूम का जो मूवमेंट है कैमरे में नजर आ रहा है उसमें अभी तक सब कुछ ठीक है? जी हाँ, अभी तक यहाँ से देखने में तो यही लग रहा है कि उसके कोई मेजर कोई इंजरी नहीं है और ऐसी कोई बहुत सीरियस हेल्थ इशू अभी तक तो नहीं समझ में आ रही। लेकिन फिर भी हम लोगों की पूरी मेडिकल टीम यहाँ पूरी तैयारी के साथ है और जैसे ही उसको निकाला जाएगा उसको फौरन इमीडिएटली मतलब जो इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऑक्सीजन, आईवी, अन्य दवाइयाँ और भी जो चीज़ की ज़रूरत है सब हमारे पास उपलब्ध है। फौरन उसको खाटू सीएससी ले जाएंगे। एम्बुलेंस भी हमारी पूरी जो एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस है वो हमारी तैयार है यहाँ पे। तो हर तरह की इमरजेंसी के लिए हम तैयार हैं। तो जिस तरह से स्वप्निल आप सुन सकते हैं कि जिस तरह से पूरी जो व्यवस्था है वो मुस्तैद है और खुद प्रशासन ये मान के चल रहा है कि अब जो है वो बिल्कुल अंतिम क्षण में है, लेकिन वक्त इसलिए लग रहा है कि नीचे का जो काम है उसमें काफी वक्त लगता है। जी बिल्कुल, देखिए अब जिस खबर का हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो इस वक्त प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं गुड्डू के लिए, वो वक्त बेहद नजदीक है। वो वक्त अब किसी भी वक्त आ सकता है। आप नजर बनाए रखें संदीप, लगातार हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और जैसे ही वो तस्वीरें सामने आएंगी, खुशखबरी उसे कहा जाए, तो जब हमारी प्रार्थनाएं रंग लाएंगी तो उन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और बातचीत के लिए। और एक बड़ी खबर मिल रही है, डूंगरपुर में बैंक में लूट की खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बनकोड़ा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश जो कि 3 की संख्या में आए थे, चेहरा ढके हुए थे, नकाबपोश थे, उन्होंने बंदूक की नोक पर बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 10 मिनट लगे उन्हें अपनी दहशत फैलाकर अपने इरादों को मंजिल तक पहुंचाने में। लूट की वारदात को अंजाम देकर चले गए। जाते जाते छोटे नोट सड़क पर फेंके ताकि लोग नोट लूटने में व्यस्त हो जाएं और वो आसानी से फरार हो सकें। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश पवार से। जयेश, क्या जानकारी है? स्वप्निल, ये आसपुर ब्लॉक के ये बनकोड़ा गांव की बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला है, जहां पर अभी कुछ देर पहले, करीब आधे से 1 घंटे पहले 3 नकाबपोश बदमाश एक बंदूक लेकर बैंक के अंदर घुसे और बंदूक की नोक पर बैंक से करीब 4 से 5 लाख रुपए लूट करके और फरार हो गए। जो लुटेरे थे वो नकाबपोश थे और जाते जाते उन्होंने छोटे नोट सड़क पर बिखेर दी ताकि जो गांव के लोग हैं वो नोट लूटने में व्यस्त हो जाए और उनको भागने में समय मिल जाए और रास्ता मिल जाए। इधर सूचना पर जो दोड़ा थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची है, बैंक में पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पूरे जिले भर में नाकेबंदी करा दी गई है। स्वप्निल, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।
तो देखिए, कोचिंग सिटी कोटा समेत प्रदेश और देश के यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स की मदद के लिए लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय सक्रिय हो गया है। हेल्पलाइन सेंटर के नंबर जारी करने के बाद कोटा और राजस्थान के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों के यूक्रेन में फंसे करीब 75 स्टूडेंट्स ने घर वापसी के लिए डिटेल के लिए मदद मांगी है। फिलहाल कैंप कार्यालय भारतीय दूतावास और इन छात्रों के बीच की कड़ी का काम कर रहा है। कोटा के शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कार्यालय के यूक्रेन संकट के बीच हो रहे प्रयासों का जायजा लिया सहयोगी योगेश त्यागी ने। और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। कोटा सहित हिंदुस्तान के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, वो यूक्रेन में फंस चुके हैं, परेशान हैं, उनके परिवार परेशान हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक हेल्पलाइन शुरू की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा कैंप कार्यालय से यहाँ एक हेल्पलाइन शुरू है। राज्यों के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर संपर्क किया है, जानकारी ली है। अब तक की अगर बात करें तो 75 छात्रों ने यहाँ पर संपर्क किया है, जिनसे जो हेल्पलाइन डेस्क है उन्होंने संपर्क साधा। किस तरीके से जो यहाँ जो स्टूडेंट है वो कॉल कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से हिदायतें दी जा रही हैं? जो स्टूडेंट हैं यहाँ डायरेक्ट लैंडलाइन पे भी फ़ोन कर रहे हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स से वो भी फ़ोन कर रहे हैं। तो हम उनके यहाँ स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, इंडिया का एड्रेस और वो जहाँ यूक्रेन में है वहाँ का एड्रेस, उनका पासपोर्ट नंबर और उनका मोबाइल नंबर, ताकि उनसे संपर्क हो सके। फिर उनको यहाँ से हमारे पास से अपडेट कर देते हैं। हमारे दिल्ली कार्यालय में जाती है सूची, फिर वहाँ से उनके संपर्क किया जाता है हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा। तो आपके द्वारा उनकी किस तरीके से मदद जो है वो की जा रही है? हमारे द्वारा उनकी यूक्रेन के पास में जो बॉर्डर, जो पास में देश लगे हुए हैं, उनको हमारे यहाँ दिल्ली कार्यालय से ये बोला जाता है ताकि वो कैसे न वहाँ तक भारतीय दूतावास तक पहुँचे और वहाँ से फिर उनको जो भी राहत मिल पाएगी हमारी यहाँ से या कार्यालय की तरफ से। के परिजन जो हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, पूरा देश उन लोगों के लिए परेशान है कि कैसे वहाँ फंसे भारतीयों को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय पर जो हेल्पलाइन शुरू हुई है वो लगातार छात्रों को समझा रही है और गाइड कर रही है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। इधर जालोर जिले के स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में फंसे हैं, अभी वतन लौटने की राह तक रहे हैं। जालोर के भीनमाल की रहने वाली 2 छात्राओं ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन कीव में सड़कों पर सभी जगह आर्मी तैनात है और दिशा निर्देश दिए गए कि कभी भी इन हॉस्टलों को खाली करवाया जा सकता है। मेरी पुत्री आयुषी बिश्नोई व मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र की पुत्री भावना बिश्नोई, जो कि यूक्रेन देश की कीव शहर में मेडिकल स्टूडेंट हैं और उन लोगों वहाँ जो युद्ध के हालात उत्पन्न हुए उसके चलते हम लोगों ने उनको वापस इंडिया लाने के लिए इधर 24 तारीख को उनका टिकट भी करवाया था, लेकिन इमरजेंसी लागू होने के बाद वहाँ हवाई सेवाएं बंद कर दी गई, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, जिससे उनका आना संभव नहीं हो सका और उन्हें पुनः अपने हॉस्टल में ही रहना पड़ा। वो अब वहाँ रुके हुए हैं, लेकिन वहाँ चारों तरफ डर का, भय का माहौल बना हुआ है और बच्चे हॉस्टलों के कमरे में बैठे बंद हैं और समय के साथ उनके जो खाने पीने के सामान है उनकी व्यवस्थाएं भी लगभग खत्म सी हो रही है और बच्चे एक डर के माहौल में वहाँ जी रहे हैं। हमारे साथ जालोर जिले की आयुषी व भावना बिश्नोई है जो यूक्रेन के कीव शहर में है, उनसे बात करते हैं। भावना, किस तरीके की हालात है बताइए अभी? हालात तो ठीक ही है, यहाँ पर खाने वगैरह की दिक्कतें हो रही है क्योंकि नीचे जाना आना सब कर्फ्यू लग चुका है, तो टाइम से दुकानें वगैरह ओपन होती है, उसमें भी सब लाइनें वगैरह लग गई थी, तो सामान लगभग खत्म हो गया है, स्टॉक खत्म हो गया, तो वो ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद है, तो फिर दुकानों में भी प्रॉब्लम हो रही है उनको सामान वापस स्टॉक करने में। आयुषी से बात कर रही है। आयुषी, क्या आप लोग कल निकले थे तो वहाँ की स्थितियाँ क्या थी? फिलहाल आज 1 बजे की क्या स्थितियाँ है? नीचे आर्मी आ गई है, क्या निर्देश दिए? कल हमें पता चला था कि अटैक हो गया है। हम लोग जब निकले थे एयरपोर्ट के लिए तब हमें पता चला कि अटैक हो गया है। उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि सेफ हॉस्टल में रहना ही सेफ होगा, तो हम लोग भी फिर से हॉस्टल में अभी रह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ में।
और जैसे ही पता चला उसके बाद से हॉस्टल में आना जाना कंट्रोल में कर दिया गया है। बाहर भी कर्फ्यू का ही सीन है। अभी क्या निर्देश मिले? आज बोला जा रहा है कि कीव में एंटर कर चुकी है आर्मी। जालौर के बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। पूरे विवाद को लेकर किस तरीके के जो हालात है, आप भी लगातार संपर्क में बच्चों के? जी, हम चिंतित हैं, पूरी दुनिया चिंतित है। युद्ध के हालात है, युद्ध शुरू हो गया एक प्रकार से। तो जैसे बच्ची ने भी आपको इंटरव्यू में बताया कि राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर के बहुत संवेदनशील थी। राजस्थान फाउंडेशन है, उनके कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव जी को नोडल अफसर बनाया गया था। वो लगातार बच्चों के संपर्क में, और हम भी नीचे से एसडीएम स्तर से आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 से अधिक ऐसे बच्चे हैं वो जालौर के यूक्रेन शहर में फंसे हुए हैं। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। बाड़मेर जिले के अशोक कुमार यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे हैं। अशोक कुमार एमबीबीएस लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अशोक कुमार ने वीडियो जारी कर कहा कि मैं जहां पर हूं वहां पर इमरजेंसी कर्फ्यू लगा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। हालात यह है कि छात्र अंडरग्राउंड रह रहे हैं। युद्ध के हालात हैं। अशोक ने जल्द से जल्द वतन वापसी की मांग की है। हम भी हैं, हमें भी डर है, लेकिन हम थोड़े वेस्टर्न में हैं, लेकिन हमें बहुत डर है कि कब क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं है, ना किसी को पता है। हम अगर यूनिवर्सिटी से पूछे तो यूनिवर्सिटी को खुद को ही पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी को होगा भी कैसे कि वार का क्या होना है, किसी को कुछ पता नहीं। और हम अभी जैसे कई पूछ रहे हैं कि आप इंडिया क्यों नहीं आए, कि अभी आना चाहिए था आपको कल या परसों की फ्लाइट में, तो हमारा ये आंसर है कि हम इंडिया नहीं आ सकते थे कल या परसों में, क्योंकि यूनिवर्सिटी और इंडियन एम्बेसी का एक ही एडवाइजरी थी कि अगर नॉन इसेंशियल है तो जा जरा, इसेंशियल जिनको है, जिनको जरूरत है यहाँ रुकने की, वो रुकना है। तो हम रुकने की हमें जरूरत थी, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर का एग्जाम है, हमारे यहाँ क्रॉक का एग्जाम होता है और उसके बाद में हमें यहाँ से डिग्री मिलती है। ओनली एंड ऑन हमारे 3 महीने ही बचे थे यहाँ, इसलिए हमें रुकना जरूरी समझा हमने खुद ने, और इसलिए हम रुके। रही बात, हम अब इंडियन गवर्नमेंट्स एंड बाड़मेर शासन श्री मेवाराम जी जैन से यही निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ से बाड़मेर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से इवैक्यूट करवाए। और इंडियन स्टूडेंट्स हम लगभग 20,000 स्टूडेंट अभी यहाँ पे, आधे से ज़्यादा मैक्सिमम 10,000 स्टूडेंट, तो 10,000 स्टूडेंट के आसपास इतने फंसे हुए हैं कि उनके पास अभी खाने का भी कुछ नहीं होगा, उनके पास पीने के कुछ नहीं है। वो अंडरग्राउंड में कहीं छुपे हुए हैं, बस कि जीवित बच जाए। यूक्रेन मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीयों को पहले भी मोदी सरकार ने सुरक्षित निकाला है। विपक्ष हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करता है। चीन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि आप रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वहां पर भारतीयों के संदर्भ में भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे गुजरात के हैं, कुछ बच्चे हरियाणा के हैं। इस पे को लेकर भी कई सारी पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ने हमेशा प्रोएक्टिव होकर के रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के तरीके से काम किया है और काम कर रही है। इसलिए इस विषय के बारे में भी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरे एक्टिवली। पर हमारे 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं। बिल्कुल, सभी नागरिकों को लाने का काम अभी तक का इतिहास किसका है? मोदी जी का है। पर रणदीप सुरजेवाला ने आज ट्वीट करके कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी प्रचार में लगे हैं और वहां हमारे नागरिक फंसे, बच्चे फंसे हैं। देखिए, ये इनका काम ही बयानबाजी करना है। अमीश जी, आप मेरे को क्यों इंटरव्यू के अंत में इन लोगों पर कुछ टिप्पणी करवाने की बात करते हैं? इन लोगों ने कोरोना पर क्या कहा था, आज अमेरिका की स्थिति क्या है और यूरोप की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है कोरोना में। मोदी जी ने इस देश को बचा लिया, लेकिन इनके बयान अगर ढूंढे तो हास्यास्पद लगता है। आज भी जो ये बोल रहे हैं, आप बताइए अफगानिस्तान से कौन लेकर के आया सबको? आप बताइए सीरिया से कौन लोगों को लेकर के आया? आप बताइए जो हमारी नर्सेज फंसी हुई थी बेचारी, उनको निकाल करके लाने का काम किसने किया है? आप बताइए कि कहीं भी कोई डिस्ट्रेस आया है तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने का काम किसने किया है? पर वो कह रहे हैं हम आपको याद दिला रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारत सरकार तुरंत अपना दायित्व निभाए। हाँ, तो निभा रही है ना। आपको उससे आपको दिक्कत ये हो रही है कि मोदी जी प्रचार भी देख रहे हैं और देश भी देख रहे हैं, ये आपको दिक्कत हो रही है। आपकी तरह थोड़ी ना है कि आराम से बैठ करके
जैसे आपने मुख्यमंत्री काल में चलाया कि मुजफ्फरपुर नगर का दंगा हो गया और आप सोए रहे, ऐसे थोड़ी ना चलता है देश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। भारतीयों के संदर्भ में भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। विपक्ष का बार बार आरोप लगाती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती वहां पर उनके एक्सटेंडेड टूल। नवाब मलिक को निकाल लो ना, तो भ्रष्टाचार फंसता कहाँ है आकर के? ये व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग ऑन भ्रष्टाचार? ऐसा लग रहा है कि एक महागठबंधन तैयार हो रहा है नेशन वाइड आपके खिलाफ। मना किसने किया है? आप कीजिए ना, ये प्रजातंत्र है, लेकिन हम भी लोगों को एक्सपोज करेंगे ना। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा था हिजाब के विरुद्ध, क्या कहना चाहते हैं? लोगों का उन्माद बढ़े, यह उचित नहीं है। यूक्रेन संकट, यूपी चुनाव, नवाब मलिक, हिजाब जैसे ताजा सुलगते मुद्दों पर जेपी नड्डा सुपर एक्सक्लूसिव देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर रात 8 बजे। और वक्त एक ब्रेक के बाद बात कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। यूक्रेन में रूसी अटैक जारी की 2 बड़े धमाकों से दहला यूएन सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर होगी फिर से चर्चा। यूक्रेन पर रूस के पहले दिन हमले में 137 यूक्रेनी लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने पहले दिन यूक्रेन पर 203 हमले किए। चेरनोबिल पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने रूस के 800 सैनिकों, 7 विमान, 6 हेलीकॉप्टर और 130 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस भी यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा कर रहा है। उसने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में 70 मिलिट्री टारगेट नष्ट किए और 11 एयरफील्ड ध्वस्त किए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 7 विमानों को मार गिराया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शनकारियों ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने पर व्हाइट हाउस के बाहर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के साथ घरेलू नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के दर्जनों शहरों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद 1700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पोलैंड यूक्रेन सीमा के करीब कैंप ऑफिस बनाया गया है जो कि यूक्रेन से पोलैंड के रास्ते लौटने में मदद करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। रूस बुराई की राह पर चल पड़ा है, लेकिन यूक्रेन अपना बचाव कर रहा है और अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ेगा। 137 हीरो, जिनमें से 10 सैन्य अधिकारी शामिल थे, मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देर रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। उन्होंने हिंसा को तत्काल समाप्त करने की अपील की। भारत सरकार ने देश में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने को लेकर के रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया के अपने समकक्षों से गुरुवार रात को फोन पर बात की।
रूस और यूक्रेन के जारी युद्ध के बीच नाटो ने यूक्रेन संकट पर बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रूस से सेना हटाने के लिए कहा है। नाटो ने कहा है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. गहलोत सरकार के बजट को लेकर आज एआईसीसी मुख्यालय पर पीसी हुई। राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा, पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए जो कि कांग्रेस सरकार ने लागू की थी, जिसे एनडीए की सरकार ने हटा दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मनरेगा यूपीए सरकार में शुरू हुई थी, राजस्थान सरकार ने मनरेगा योजना में 125 दिन काम दिया। कर्मचारी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके हितों की रक्षा हमेशा हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करी है और जिसका इस बार अब वापस राज्यों से जीता जागता उदाहरण अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में किया है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो लागू करने के लिए कहा है, अब जितने भी वहां पे राजस्थान में सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद में जिन्होंने भी नौकरी ली है, उन सभी को यह ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर शिफ्ट हो जाए और उनको उनकी पेंशन देने की जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। ये बजट की एक बहुत बड़ी घोषणा है जिसका हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में हम कहते हैं कि हमको हमारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को करना चाहिए। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कृषि बजट भी अलग से दे करके जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि थी 2000 उसको बढ़ा करके 5000 कर दिया और जो सौर ऊर्जा है उसके ऊपर 60% की सब्सिडी हमारी सरकार ने की है। मैं समझता हूं कि ये जो 1 लाख किसानों को सोलर पंप के लिए 60% अनुदान होंगे, इसमें 500 करोड़ रुपए और SC/ST वर्ग के लिए 45,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी इसमें हमारी सरकार ने करने का फैसला बजट घोषणा के अंदर लिया है। जो कृषि कनेक्शन 2012 तक ही अब तक मिल पाए थे, उसमें आज तक ये लगभग 3,38,000 के कनेक्शन पेंडिंग हैं। उनकी पेंडिंग आगामी हमारे समय में उनको जीरो पेंडेंसी की जाएगी, यानी 3,38,000 लोगों को विद्युत कनेक्शन किसानों को मिलेंगे, जिसमें 6700 करोड़ रुपए व्यय आएगा। तो मैं समझता हूं कि बाकी दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पहले मुख्यमंत्री थे तब 2 रुपए का अनुदान दिया था, अभी उसको बढ़ा करके 5 रुपया कर दिया गया है। पंजाब चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पंजाब में बीजेपी के सहयोग के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी और 2022 का यह विधानसभा चुनाव आने वाले कई दशकों के लिए नजीर बनेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पंजाब विधानसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित होंगे। इसके साथ ही यूपी चुनाव को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यूपी में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने के मार्ग पर है और अब ये स्पष्ट हो गया है। जिस तरह के कयास पहले चरण में लगाए जा रहे थे, दूसरे चरण में लगाए जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से एक तरफा आशीर्वाद जनता ने दिया है, सुदृढ़ हुई कानून व्यवस्था, सुधरी हुई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और उसके अतिरिक्त अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण के साथ में जीने का अधिकार जो उत्तर प्रदेश की जनता को अनेक वर्षों के बाद में मिला है, आज उत्तर प्रदेश की जनता उसके लिए एक बार फिर योगी जी को आशीर्वाद दे रही है। जिस गति के साथ में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है पिछले 5 साल और उत्तर प्रदेश विकास के सारे पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स पर जिस तरह से अब पहली पायदान के प्रदेशों में जाकर के खड़ा हुआ है, इसलिए इस डबल इंजन की सरकार, योगी और मोदी की सरकार को जनता एक बार और अवसर देने का मानस बना करके आशीर्वाद दे रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब चुनाव में भी अप्रत्याशित परिणाम आने की बात कह रहे हैं। हालांकि ये दिगर बात है कि राजस्थान के 2 कद्दावर नेता हरीश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत पर ही पंजाब चुनावों की दावेदारी थी। इसलिए राजस्थान के और खासकर पश्चिमी राजस्थान से जुड़े लोगों की नजर पंजाब चुनाव पर और उसके परिणाम पर टिकी है।
रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।